बैकग्राउंड के साथ स्टूडेंट्स, हम लोग पोस्ट वेस्टफेलिया यानी क्या अंतर है वेस्टफेलिया में और आज का जो विश्व है जिसे पोस्ट वेस्टफेलिया अर्थात वेस्टफेलिया के बाद का विश्व माना जाता है, इनको आप कैसे इनमें अंतर करेंगे या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको हम समझाते हैं। और हमेशा की तरह 10 मिनट रहेंगे क्लास की एंड में, जहां पर आपकी जो भी प्रश्न है वो आप चैट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास में हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप हमें कुछ नोट्स भी दीजिएगा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, हमारी जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपके साथ कुछ नोट्स भी शेयर करेंगे। जो पोस्ट वेस्टफेलिया की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं समकालीन विश्व की, जो कुछ समय से देखने में आ रहा है सबसे महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं फिनोमिना, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन, जिसने पूरे विश्व को एक वैश्वीकृत विश्व बना दिया है। और अगर भारत की आप बात करें तो भारत तो एक बहुत लंबे समय से वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन के तहत अगेन विचारकों की अलग-अलग राय है कि ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ। कुछ विचारकों का मानना है कि ये पूंजीवाद से या कैपिटलिज्म से, जिसके कारण व्यापार बहुत बढ़ गया, अन्य राज्यों में आर्थिक न्यू इंपीरियलिज्म यानी आर्थिक कारणों से राज्य तो स्वतंत्र हो गए, पर उनके अंदर अभी भी हस्तक्षेप रहा, निर्भरता रही, अंतर निर्भरता रही। इन कारणों से जो वैश्वीकरण है वो बहुत पहले शुरू हो गया था। और कुछ विचारक इसे रिलेटिवली पिछली एक सेंचुरी की आप बात कर सकते हैं, उससे जोड़ते हैं, 20वीं और 21वीं शताब्दी से जोड़ते हैं। तो वैश्वीकरण की शुरुआत आप कभी भी माने, लेकिन वैश्वीकरण की जो पहचान है, जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित किया है, और अब तो हम कह सकते हैं कि हम वैश्वीकरण से भी आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि कुछ विचारक इसे पोस्ट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड भी कहते हैं, अर्थात वैश्वीकरण के बाद का विश्व। खासकर आज के समय में जब कोरोना या कोविड के कारण, जहां पर एक तरफ वैश्वीकरण की बात हो रही है क्योंकि पूरे विश्व ने इसे प्रभावित किया है, वहीं पर ग्लोकल यानी ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन, वैश्वीकरण और स्थानीयकरण, अर्थात आप वैश्वीकरण की बात भी करते हैं और आत्मनिर्भरता की, स्थानीयकरण की भी बात करते हैं, जैसे भारत में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया इत्यादि। तो विचारकों का ये मानना है कि जो वैश्वीकरण की जब हम शुरुआत करते हैं, तो उसकी बहुत सारी पहचानों में तीन जो उसकी मेजर फीचर्स हैं, वो हैं आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिक, उसकी जो अलग-अलग दृष्टिकोण है। आर्थिक रूप से वैश्वीकरण में अगर आप देखें, तो विश्व में व्यापार जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, या राज्यों के आर्थिक संबंध इतने गहरे हो गए हैं कि एक अंतर्निर्भरता है। अर्थात कोई भी राज्य आइसोलेशन में, यानी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उससे अलग नहीं रह सकता। व्यापार बढ़ गया है, आर्थिक निर्भरता बढ़ गई है। व्यापार गुड्स में भी हो रहा है और सर्विसेज में भी। गुड्स यानी वस्तुएं, सर्विसेज यानी सेवाएं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस की जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है इत्यादि। ये सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है वैश्वीकरण की। तो यानी राज्य एक दूसरे से जुड़ गए हैं, और इसका नकारात्मक प्रभाव भी है। सकारात्मक में आप कह सकते हैं कि लाभ हो रहा है राज्यों को, जैसे अगर बहुराष्ट्रीय निगम जो हैं आपके राज्य में आती हैं, तो लाभ हो रहा है क्योंकि उद्योग जो है आपके बढ़ रहे हैं, राज्य को अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी निवेश मिल रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, विकास हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोगों को जॉब मिल रहा है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी हैं, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मंदी होती है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस होती हैं, उनका इम्पैक्ट सभी राज्यों पर पड़ता है।
इसी तरह बहुराष्ट्रीय निगम जो हैं, उनके साथ कहीं न कहीं शोषण भी जुड़ा हुआ है। मज़दूरों को कम वेजेस देना या स्थानीय जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका बंद होना इत्यादि। दूसरा है सांस्कृतिक डायमेंशन ग्लोबलाइज़ेशन का। सांस्कृतिक में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति या आप कह सकते हैं पाश्चात्यकरण भी कुछ विचारकों ने कहा था कि विश्व का सांस्कृतिक पाश्चात्यकरण हो रहा है। अर्थात जो विकासशील राज्य हैं, वो भी वही खान-पान, पहनावा अपना रहे हैं जो वेस्टर्न है। लेकिन अगर आप देखें तो ये दो तरफ़ा है, क्योंकि वेस्ट में भी अगर आप विकासशील देशों की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं, तो हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा खान-पान, हमारी फ़िल्म्स, हमारी जो परंपरा है, फिर चाहे वो नमस्ते की परंपरा हो, तो हमारी जो वैल्यूज़ सिस्टम है या हमारी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति है, उसे वो लोग भी कहीं न कहीं अपना रहे हैं। तो यानी कि सांस्कृतिक रूप से भी जो आपके बॉर्डर्स हैं, वो इस आदान-प्रदान को नहीं रोक पा रहे हैं। इस तरह एक राजनीतिक डायमेंशन भी है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएँ हैं या अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो राज्यों के बीच में विचार-विमर्श हो रहा है। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण डायमेंशन है, वो है प्रौद्योगिक डायमेंशन। प्रौद्योगिक डायमेंशन में स्टूडेंट्स जो वैश्वीकरण को जिसने बढ़ावा दिया, वो था अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सूचना और आवागमन के साधनों में क्रांति। यानी कि जिस तरह से कुछ ही घंटों में आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। आप लोग सैटेलाइट चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, घर बैठे देख सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप पर, स्काइप पर आप किसी भी राज्य में कोई भी आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, उनसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा विचार-विमर्श हो रहे हैं या विचारों का आदान-प्रदान हो रहा है। तो इन सब से जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला और इससे फिर से स्पष्ट होता है कि जो राज्य की बाउंड्रीज़ है, जो वेस्टफेलिया सिस्टम की एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, फीचर थी कि एक निश्चित बाउंड्री और राज्य का उस पर वर्चस्व। कहीं न कहीं उसका उस वो प्रभावित हो रहा है क्योंकि राज्य आपके विचार-विमर्श, संस्कृति का आदान-प्रदान, सोशल मीडिया में डिस्कशन, वो बाउंड्री तक सीमित नहीं है। इकोनॉमी भी, अर्थव्यवस्था भी बाउंड्री तक सीमित नहीं है, वैश्विक हो गई है। आईसीटी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो मैम ने अभी आपको समझाया है। इसके साथ-साथ जो पोस्ट वेस्टफेलिया का सिस्टम माना जाता है, उसमें राइज़ ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। आपको स्टूडेंट्स हमने बताया था वेस्टफेलिया की एक पहचान जो है, वो है राज्यों स्टेट सेंट्रिक राज्यों का जो है कि सभी चीज़ें राज्यों पर आधारित हैं, यानी जो स्टेट हैं उन पर केंद्रित हैं और राज्य संप्रभुता संपन्न हैं। राज्य कानून और सैन्य शक्ति के पर वर्चस्व रखते हैं। लेकिन जो पोस्ट वेस्टफेलिया सिस्टम है, यानी वेस्टफेलिया के बाद की जो प्रणाली है, उसमें राइज़ ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अब केवल राज्यों के बीच में जो संबंध है, इंटरैक्शन है, तनाव है या शांति हम उसकी बात नहीं करते हैं। साथ ही साथ हम ऐसे जो गैर स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हो गईं, बहुराष्ट्रीय निगम हो गए, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन हो गए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस गैर सरकारी संगठन हो गए, इत्यादि। अब हम इनकी भी बात करते हैं और ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो गैर राज्य के जो ये अभिनेता या एक्टर्स हैं, इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अगर हम बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस है,
सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 सदस्य हैं, जिनके पास लंबे समय से वीटो का अधिकार है और अगर ये पारित कर देते हैं एक साथ, तो सामूहिक सुरक्षा भी हो सकती है। अर्थात एक यूएन के तहत एक फ़ोर्स जाएगी और अगर किसी राज्य ने दूसरे राज्य पर हमला किया है, तो जिस राज्य ने हमला किया है उसको हराएँगे, वापस खदेड़ेंगे ये लोग। ये भी एक बात है। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन आपने नाम ज़रूर सुना होगा। यूरोप में जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से इसकी शुरुआत हुई थी, स्टील एंड कोल कम्युनिटी से, और अब इसे हम यूरोपीय यूनियन के रूप में, यूरोपीय संघ के रूप में जानते हैं। अन्य संस्थाएँ भी हैं जैसे आसियान, सार्क, लेकिन आसियान, सार्क और यूरोपियन यूनियन में बहुत अंतर है। आसियान, सार्क इत्यादि में जो राज्य हैं वो प्रयास करते हैं मिलकर सहयोग करने का। सार्क बहुत लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन यूरोपीय संघ की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे राज्यों ने जो संप्रभुता थी, अगेन वेस्टफेलिया सिस्टम की जो तीसरी खूबी थी या तीसरी फीचर थी वो थी राज्यों की संप्रभुता। आंतरिक और बाहरी रूप से राज्य स्वतंत्र हैं। तो यूरोपियन यूनियन को अगर आप देखते हैं तो उसमें राज्यों ने अपनी संप्रभुता को पूल इन किया है, यानी कि राज्यों की ऊपर उन्होंने एक यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया है, एक कॉमन करेंसी बनाई है, एक कॉमन अर्थव्यवस्था बनाई है। जितने भी वेस्टर्न यूरोप के राज्य थे, अब उसमें कुछ ईस्टर्न यूरोप के राज्य भी शामिल हो गए हैं। तो यानी कि राज्यों की जो संप्रभुता है, कहीं न कहीं उस पर असर हो रहा है। लेकिन हाँ, ब्रेक्सिट नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद, जिसमें ब्रिटेन जो है अलग हो रहा है यूरोपियन यूनियन से। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या वाक़ई में राज्यों की संप्रभुता इस तरह से उसमें अंतर आ रहा है? इसी तरह जो बहुराष्ट्रीय निगम है, स्टूडेंट्स, जो बहुराष्ट्रीय निगम है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन या वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो बहुराष्ट्रीय निगम हैं, ये दूसरी कंट्री में या तो अपनी ब्रांच खोल लेते हैं, यहाँ या वहाँ कुछ निवेश करते हैं, या वहाँ की कोई स्थानीय कंपनी उसे खरीद लेते हैं या उसके कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं। और ये बहुराष्ट्रीय निगम जो हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादातर इनकी जो इकोनॉमिक पावर है, इनके पास जो आर्थिक शक्ति है, वो कई छोटे राज्यों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा होती है। अर्थात एक राज्य की जो इकोनॉमी है या उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उससे ज़्यादा आर्थिक शक्ति या पावर कई बार बहुराष्ट्रीय निगम के पास होती है। सो इससे पता चलता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों के पास कितनी शक्ति है। अगेन ये आपके राज्य में आते हैं, तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, शोषण हो सकता है, लेकिन फ़ायदा भी हो सकता है, विदेशी पूँजी निवेश आए, लेकिन कई बार तनाव भी हो सकता है। तो ये जो बहुराष्ट्रीय निगम है, इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा व्यापक हो गई है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज़, जो एक राज्य तक सीमित अब नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय हो गई हैं। रेड क्रॉस इत्यादि का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी स्पेशलाइज़्ड एजेंसीज़ हैं, जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, इन सब ने डब्ल्यूएचओ इत्यादि, तो इन सब की ब्रांचेज़ जो हैं, वो अलग-अलग राज्य में खुली हुई हैं। तो ये सब बताते हैं कि अब एक वैश्वीकृत विश्व है। इसके साथ-साथ पोस्ट वेस्टफेलिया में ग्लोबल इश्यूज़ जो हैं, वो सामने आए। इनमें से बहुत से इश्यूज स्टूडेंट्स पहले भी थे, लेकिन क्योंकि बहुत लंबे समय तक शीत युद्ध चल रहा था, तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध था या विचारक जो लिख रहे थे, वो इस शीत युद्ध में, आप कह सकते हैं, शीत युद्ध को के बारे में लिख रहे थे, या उसको प्रधानता दी गई, या पूरा विश्व की जो और समस्याएं हैं वो उसके अंदर दब गईं। लेकिन जब शीत युद्ध 80 के दशक के अंत तक समाप्त हुआ और उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो ये सारे जो मुद्दे हैं, फिर वो राज्यों में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो, प्रजातियों को लेकर जो समस्याएं हैं, जैसे बोस्निया, सर्बिया इत्यादि, वो हो, या आतंकवाद के मुद्दे हो, ये सब और उभर कर सामने आए। भारत आतंकवाद से बहुत लंबे समय से जूझ रहा है।
भारत ने इस समस्या को बताया भी, लेकिन जब तक शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक वैश्वीकृत या अन्य राज्यों, खासकर जो विकसित राज्य हैं, उन्होंने जब इसका टेररिज्म या आतंकवाद की समस्या को झेला, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरह से एनवायरनमेंट की समस्या अगेन काफी लंबे समय से 72 में, 82 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, रियो कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हाल ही में उससे कोपेनहेगन, पेरिस कॉन्फ्रेंस इत्यादि बहुत सारे सभा सम्मेलन हुए हैं। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है समय समय पर वो अपनी रिपोर्ट देता रहता है, जिसमें ये बताया गया है कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण, यानी विकास तो हमने किया लेकिन वो संपोषित नहीं था, अनसस्टेनेबल था, जिसमें औद्योगिकरण किया, उसके साथ साथ पोल्यूशन भी किया, बहुत से कारण रहे इसके। तो इससे जो विश्व है उसमें वैश्वितापन बढ़ गया है, उसमें प्रदूषण बढ़ गया है और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और ये देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा जो बर्फ है वो पिघलने लगी है। बर्फ के पिघलने से जो पानी है ज़्यादातर वो कहाँ जाता है? वो जाता है समुद्रों में। इसी तरह अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है और इसी तरह अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा तो समुद्र का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। तो वहाँ पर जो जीव-जंतु रहते हैं, स्पीशीज़ रहते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएँगे, काफ़ी समाप्त भी हो गए हैं। और अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो आस-पास के जो गाँव हैं, जो निचले एरियाज़ हैं या शहर हैं या कोस्टल सिटीज़ हैं, जो समुद्र के आस-पास बसे हैं, वहाँ पे पानी भर जाएगा, लोग बेघर हो जाएँगे। ऐसी समस्या आ भी रही है। सुंदरबंस में भारत में ये समस्या काफ़ी देखने को मिली। इसी तरह जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके तहत आपने देखा होगा सूखा भी पड़ रहा है, फ्लड्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, तूफान भी ज़्यादा आ रहे हैं और ये पूरे विश्व में आ रहे हैं, किसी एक राज्य में ये सीमित नहीं है। तो इस समस्या को एक अकेला राज्य सुलझा नहीं सकता। अगेन आप में से जो लोग इस समय दिल्ली में हैं, आपने देखा ही होगा पिछले कुछ दिनों में दिल्ली का प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ गया है। सो ये एक वैश्विक समस्या है, कारण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ये एक वैश्विक समस्या है, जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या है और सभी राज्यों को और सभी कंट्रीज़ को मिलकर इसे सुलझाना है। एक राज्य चाहे भी तो स्वयं अ, उसको अकेले सुलझा नहीं सकता। हाँ, प्रयास सभी को करने हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर। आपको भी, हम सभी को, हम में से बहुत लोग प्रयास भी कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए और बाकी लोगों को भी इसके साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली सभी को इसमें योगदान देना है। माइग्रेशन, प्रवसन या पलायन और ये जो माइग्रेशन है स्टूडेंट्स ये गांव से शहर की ओर, एक शहर से दूसरी शहर की ओर भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी होता है। अगेन कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकता है, जॉब का कारण हो सकता है। जैसे हमने बोला बहुत से राज्यों में जैसे सर्बिया, बोस्निया इत्यादि, वहां पर प्रजातियों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, स्टेट का जो परसिक्यूशन है वो कारण भी हो सकता है। जैसे बहुत से रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं अलग-अलग राज्यों में, वो भी एक कारण हो सकता है। तिब्बतन रिफ्यूजीज़ हैं, नेपाल में हैं, भारत में हैं। इसी तरह से रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं, भारत में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं। तो अगेन ये कहाँ हो रहा है? ये बॉर्डर्स के बियॉन्ड हो रहा है। यानी बॉर्डर जो हैं वो ना रोक पा रहे हैं और जो रिफ्यूजीज हैं, शरणार्थी हैं या माइग्रेशन जो भी है, वो अन्य राज्यों में भी हो रहा है। और इससे स्टूडेंट्स तनाव भी उत्पन्न होता है क्योंकि अगर कोई माइग्रेट करता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है सभी राज्यों की और जो रिसोर्सेज हैं वो तो निश्चित हैं, भूमि सबकी निश्चित है, जो पीने का पानी है, स्वच्छ पानी है, वो निश्चित है। तो इसी तरह से अगर माइग्रेशन या जनसंख्या बढ़ती है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। बाहर से अगर लोग आते हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं,
उन्हें लगता है कि उनकी डेमोग्राफी यानी उनकी जो जनसंख्या है या उनके रिसोर्सेज है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तनाव उत्पन्न होता है इसी तरह से। तो ये सब जो समस्याएं हैं, ये और विश्व को वैश्वीकृत स्थापित करती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन सब बातों को अगर आप देखते हैं, तो जो पोस्ट वेस्टफेलिया का सिस्टम है, उसमें कुछ विचारक ये मानते हैं कि राष्ट्र राज्य जिसका उदय माना गया था वेस्टफेलिया से, उसका पतन हो रहा है या वो समाप्त हो रहा है। ये वो विचारक हैं जो कहते हैं कि जैसे जो ये समस्याएं हैं, इनको अकेला एक राज्य इनसे सुलझा नहीं सकता। तो अंतर्निर्भरता है, तो अब राज्यों की भूमिका कम हो गई है। इसी तरह से क्योंकि सूचना प्रसारण आवागमन में इतनी क्रांति हुई है, तो राज्य विचारों के आदान प्रदान को रोक नहीं पा रहा है। वो जो आदान प्रदान है वो वैश्विक हो रहा है। अगेन जो भूमि है, उस जो निश्चित भूमि है, बॉर्डर है, उसके बियॉन्ड आदान प्रदान हो रहा है। तो जो राज्य है उसकी शक्ति कम हुई है। इसी तरह से बहुराष्ट्रीय निगम जो हैं, वो प्रभावित करते हैं राज्यों को, राज्य की शक्ति कम हुई है। अगर राज्य को लोन चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से या विश्व बैंक से, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, लोन कौन दे सकता है स्टूडेंट्स? लोन वही राज्य दे सकता है जो विकसित हो, जिसके पास ज्यादा है। और किसके पास है? विकासशील राज्यों के पास कि विकसित राज्यों के पास? ऑब्वियसली विकसित राज्यों के पास ज्यादा है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की आलोचना भी की जाती है कि उनमें वर्चस्व है विकसित राज्यों का। तो जब लोन चाहिए तो किसको चाहिए होगा? जिसको विकास करना है, यानी अल्प विकसित और विकासशील राज्यों को। तो जब वो लोन के लिए कहते हैं तो निर्णय कौन लेता है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, लेकिन वर्चस्व किसका है? विकसित राज्यों का। तो वो जब लोन देते हैं तो वो कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। जैसे 70 और 80 के दशक में ये देखा गया कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जब लोन दिया तो उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई, जिनको नाम दिया गया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी, सैप। और ये जो कंडीशंस थी, जैसे अपने बाजार खोल दीजिए या अपने जो वेलफेयर कल्याणकारी जो आप सुविधाएं देते हैं, जैसे मुफ्त शिक्षा देते हैं इत्यादि, ये फिजूल का खर्चा है, इसे बंद कीजिए। या मुफ्त आप जो स्वास्थ्य की सुविधाएं देते हैं, इसे कम कीजिए। तो इस तरह की उन्होंने शर्तें लगाई। तो अब जरूरी नहीं है कि ये हर विकासशील राज्य के हित में हो, लेकिन उन्हें माननी पड़ी क्योंकि उन्हें लोन चाहिए था, आर्थिक संकट था। तो इस तरह से पता चलता है स्टूडेंट्स की राज्य की जो कुछ विचारकों ने माना है ये कि इस तरह से जो राज्य है उसकी संप्रभुता, उसकी शक्ति कम हो रही है। इसी तरह से न्यू लिबरलिज्म, अर्थात जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी निर्भर हो गई है कि बाहरी जो राज्य हैं वो आपकी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हैं। या एमएनसीज जो है वो आपकी स्थानीय इंडस्ट्रीज को अगर नुकसान पहुंचाती हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर रही, क्योंकि उनके पास इतनी आर्थिक शक्ति होती है। तो इससे राज्य की जो संप्रभुता है उसका हनन हो रहा है। बाउंड्रीज जो हैं वो धूमिल हो रही हैं और एक वैश्विक समाज हो रहा है क्रिएट, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं इधर से उधर एक राज्य दूसरे राज्य में जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज हैं। तो इन सब से कुछ विचारकों ने कहा कि राज्य अब समाप्त हो रहा है या उसकी शक्ति जो है वो कम हो रही है। तो ये पोस्ट वेस्टफेलिया का सिस्टम है, जहां पर पहले राज्य पर केंद्रित था, अब क्योंकि बहुराष्ट्रीय निगम आ गए हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वैश्विक समाज बन गया है, पब्लिक ओपिनियन है, तो राज्यों की शक्ति कम हो रही है। लेकिन कुछ विचारक जो इस विचार की आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि वैश्वीकरण के समय में राज्यों की जो उनका जो रूप है उसमें बदलाव आया है, लेकिन राज्य समाप्त नहीं हुए हैं। अभी भी स्वतंत्र राज्य हैं, अभी भी आंतरिक रूप से संप्रभुता है उनके पास, लॉ एंड ऑर्डर, सैन्य शक्ति वही डिसाइड करते हैं, अभी भी निश्चित बाउंड्रीज हैं, उस बाउंड्री की रक्षा अभी भी राज्य करते हैं। और जो एमएनसीज हैं,
जैसे अगर एमएनसीज़ आपके राज्य में आना चाहें, तो उसको राज्य की परमिशन लेनी होती है। या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करने हैं, नहीं करने, वो निर्णय भी राज्य लेता है। और बल्कि अब तो एक और अलग आप कह सकते हैं प्रयास हो रहा है, वैश्वीकृत विश्व में लोकलाइज़ेशन, स्थानीयकरण, यानी स्थानीय मुद्दों पर, संस्कृति पर, आत्मनिर्भरता पर पुनः बल दिया जा रहा है। तो अर्थात जो वैश्वीकृत विश्व है, उसमें राज्य के स्वरूप में ज़रूर बदलाव आया है, निश्चित रूप से बदलाव आया है, लेकिन राज्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए हैं। अभी भी विश्व में राज्य हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली उससे प्रभावित रहते हैं और जो